निवारण बाबू के घर के भीतर शांतमणि और चुलबुली हाजिर जवाब इंदु आपस में हंसी मजाक कर रही थी। शांतमणि अपने घर गृहस्थी के झंझटों और बेकार बैठे युवकों का रोना रोते हुए कवि विनोद को खरी खोटी सुना रही थी। तभी इंदु ने एक शरारती मुस्कान के साथ एक बड़ा राज खोला। उसने बताया कि उसकी बड़ी दीदी कमल तो बिना देखे ही कवि विनोद के प्यार में दीवानी हो चुकी है। विनोद की लिखी कविताओं की किताबें कभी कमल के तकिए के नीचे छिपी मिलती हैं, तो कभी धोबी के हिसाब वाली कॉपी के नीचे। शांतमणि ने हैरान होकर पूछा कि बिना देखे सिर्फ किताबों के दम पर ऐसा प्यार कैसे हो सकता है। इस पर इंदु ने इसे रामायण के शब्दभेदी बाण जैसा बताया, जो बिना दिखे सीधे जाकर दिल में लगता है। तभी हाथ में सिलाई का काम लिए कमल वहां आ पहुंची। इंदु ने उसे भी छेड़ना शुरू कर दिया और शांतमणि के सामने ही दीदी से अपनी पसंद का नया गाना सुनाने की जिद की। कमल ने जैसे ही अपनी मीठी आवाज में एक अनजाने साथी के नाम प्रेम भरा गीत गाना शुरू किया, गली के उस पार वाले घर की बंद खिड़की की झिलमिली अचानक थोड़ी खुल गई। खिड़की के पीछे की हलचल देखकर इंदु ताड़ गई कि कमल के सुरों का शब्दभेदी बाण सीधे उस पार बैठे कवि के दिल पर जाकर लगा है। यह देखकर शांतमणि रसोई के काम का बहाना बनाकर वहां से खिसकने लगी। जाते जाते जब खिड़की के पीछे बैठे लोगों में गदाई नाम के एक युवक का जिक्र आया, तो इंदु ने नाक सिकोड़ते हुए साफ कह दिया कि उसके स्वयंवर की लिस्ट में ऐसे बेतु के नाम की कोई जगह नहीं है। वर के लिए कुमुद या परिमल जैसा कोई सुंदर नाम ही चलेगा। उधर गली के उस पार वाले घर में कवि विनोद और उसके दोस्त चंद्रकांत के बीच अलग ही रंग जमा था। विनोद के चेहरे का चंचल और खोया खोया भाव देखकर हाजिर जवाब चंद्रकांत तुरंत भाम गया कि दोस्त के दिल में प्यार की बयार बह रही है। उसने आषाढ़ के बादलों, जूही की कलियों और बांसुरी की धुन की उपमाएं देकर विनोद की खूब खिंचाई की। विनोद ने भी कबूल किया कि आज की शाम हवा में एक अनजाना सा इशारा तैर रहा है, जो उसके मन को बेचैन कर रहा है। बातों बातों में जब चंद्रकांत ने मजाक में शादी के दहेज और सोने के पैसों की बात छेड़ी, तो विनोद ने दिल से जवाब दिया कि सच्चे प्रेम और दिल के सोने को कभी तराजू में नहीं तौला जा सकता, वो केवल महसूस करने की चीज है। दोस्त का ये जवाब सुनकर चंद्रकांत भी हंसी खुशी शायरी और तुकबंदी के रंग में रंग गया। चंद्रकांत की तुकबंदी पर विनोद ने तुरंत दोहे पूरे किए कि मन का खरा सोना तो दुख के ताप और आंखों के आंसुओं से पिघलता है और उसे केवल अंतर्मन के ध्यान में ही संजो कर रखा जा सकता है। विनोद की इस काव्य प्रतिभा पर चंद्रकांत ने मजाक में उसे पूरे नंबर देते हुए कहा कि अब सीधे रूप की हाट में चलकर उस सुनहरे सपने की तलाश करनी चाहिए। तभी वहां उनका मेडिकल छात्र मित्र गदाई पहुंचा। गदाई ने आते ही दोनों की कवित्व चर्चा पर चुटकी लेते हुए कहा कि ये दिल का मचलना और कुछ नहीं, बल्कि बदहजमी और गैस की बीमारी है। अगर पेट ठीक से भरा हो और हाजमा दुरुस्त रहे तो प्रेम का कोई मर्ज पास नहीं फटकता। चंद्रकांत ने भी हंसते हुए उसका साथ दिया कि जल्द ही अखबारों में दिल के दर्द का दर्दनाशक बाम और विरह मिटाने वाली गोली के विज्ञापन छपने लगेंगे। बातों बातों में चंद्रकांत ने जब विनोद से पूछा कि उसे कैसी लड़की पसंद है, तो विनोद ने जवाब दिया कि वो ऐसी चंचल और रहस्यमयी संगिनी चाहता है जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल हो और जो किसी कोमल लहराती लता जैसी हो। गदाई ने इस पर तर्क दिया कि शादी का मतलब ही पसंद नापसंद की झंझट को हमेशा के लिए खत्म कर देना है। तभी पड़ोस के घर से एक मीठे दर्द भरे गीत की तान हवा में तैरती हुई आई। पास जब थे तब साथ ना हो सके। इस मधुर स्वर को सुनते ही विनोद का दिल मचल उठा। उसने तुरंत फैसला सुना दिया कि वह इसी पल इस गाने वाली लड़की से शादी का प्रस्ताव लेकर जाएगा। चंद्रकांत ने समझाया कि बिना देखे भाले सीधे शादी की बात करना भारी पड़ सकता है, पर विनोद ने जिद पकड़ ली कि वो बिना देखे ही इस सुरीली आवाज की मल्लिका को अपनी जीवन संगिनी बनाएगा। चंद्रकांत ने बताया कि वो लड़की उनके पड़ोसी निवारण बाबू के घर पर रहती है और उसका नाम कमलमुखी है, जो निवारण बाबू के दिवंगत मित्र की अनाथ बेटी है। बाहर जाने के लिए जैसे ही चंद्रकांत अंदर के कमरे में साफ चादर लेने गया, वहां उसकी पत्नी शांतमणि पहले से ही तनी बैठी थी।
उसने बाहर बैठकर दोस्तों के सामने की गई अपनी खिंचाई और कविताओं वाली बातों पर चंद्रकांत को आड़े हाथों लिया। चंद्रकांत ने हमेशा की तरह अपनी हाजिर जवाबी और प्यार के थर्मामीटर वाली दलीलों से पत्नी को मनाने और रिझाने की खूब कोशिश की, पर शांतमणि का गुस्सा शांत न हुआ और वह तिनक कर वहां से चली गई। उधर निवारण बाबू के घर में एक अलग ही खिचड़ी पक रही थी। निवारण बाबू और उनके पुराने मित्र शिवचरण आपस में बैठकर बच्चों के रिश्ते की बात पक्की कर रहे थे। निवारण बाबू ने कहा कि सब तो ठीक है, बस आपके बेटे गदाई को उनकी छोटी बेटी इंदु पसंद आ जाए। इस पर पुराने ख्यालात के शिवचरण ने रौब से कहा कि लड़के की पसंद की ऐसी की तैसी, शादी पहले हो जाए, पसंद तो वो बाद में जिंदगी भर करता रहेगा। हालांकि निवारण बाबू का मानना था कि जमाना बदल चुका है और नए दौर में बच्चों की रजामंदी भी जरूरी है। शिवचरण ने अपनी बात पर अड़े रहते हुए कहा कि नए जमाने की हवा भले कुछ भी कहे, पर जिसने कभी शादी न की हो वो बीवी की परख क्या खाक करेगा। उन्होंने अपनी मिसाल देते हुए कहा कि उन्होंने 30 बरस तक गदाई की मां के साथ गृहस्थी चलाई है, इसलिए बेटे की दुल्हन चुनने का तजुर्बा उनसे बेहतर किसे होगा। निवारण बाबू ने जब बताया कि उनकी बेटी इंदु उम्र में थोड़ी बड़ी है तो शिवचरण और खुश हो गए। उन्होंने कहा कि उनके घर में कोई सयानी औरत नहीं है, इसलिए एक ऐसी समझदार बहू ही चाहिए जो घर को संभाले, गदाई को कसकर रखे और मुझ जैसे बूढ़े की देखभाल कर सके। इस पर निवारण बाबू ने हंसकर कहा कि इंदु को तो बूढ़े बाप को संभालने की पुरानी आदत है। शिवचरण के जाते ही चुलबुली इंदु कमरे में आई और पिता से पूछने लगी कि ये अजनबी बूढ़ा कौन था। निवारण बाबू ने मजाक में कहा कि वो उसके लिए एक नया ससुर यानी दूसरा बाप ढूंढ रहे हैं। इंदु के चिढ़ने पर उन्होंने बात संभाली। तभी नौकर ने आकर खबर दी कि 3 बाबू मिलने आए हैं। इंदु ने पिता को नहाने का वक्त याद दिलाते हुए 5 मिनट में बात खत्म करने की हिदायत दी और बगल के कमरे में चली गई। कमरे में चंद्रकांत, कवि विनोद और गदाई दाखिल हुए। कुशलक्षेम के बाद चंद्रकांत ने सीधे मुद्दे की बात रखी कि वे उनके दिवंगत मित्र आदित्य बाबू की बेटी कमल के लिए एक सुयोग्य वर का प्रस्ताव लेकर आए हैं। निवारण बाबू के पूछने पर चंद्रकांत ने कवि विनोद बिहारी का नाम लिया। निवारण बाबू साहित्य की बातें तो करने लगे, पर किताबों के नाम में बुरी तरह उलझ गए। जब चंद्रकांत ने बताया कि सामने बैठे नौजवान ही MA BL पास कवि विनोद बिहारी हैं और वे खुद कमल से शादी करना चाहते हैं, तो निवारण बाबू की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने साफ कर दिया कि लड़की के पास कोई धन दौलत नहीं है, पर वह साक्षात लक्ष्मी है। विनोद के हामी भरने पर चंद्रकांत ने तीनों दोस्तों की एक साझा तस्वीर निवारण बाबू को थमाई ताकि कमल को दिखाई जा सके। मेहमानों के जाते ही इंदु फिर कमरे में आई। उसने बातों बातों में पिता से उस तीसरे अजनबी युवक के बारे में पूछा जो चश्मा लगाए खड़ा था। निवारण बाबू ने कहा कि वह तो बड़ा रूपवान था, पर नाम पूछना भूल गए। इंदु ने वह तस्वीर पिता से ये कहकर ले ली कि वह खुद दीदी को दिखाएगी। कमल के पास पहुंचकर इंदु ने खूब चुहलबाजी शुरू कर दी। उसने बताया कि जिस कवि की रचनाएं वो अब तक चोरी छिपे पढ़ती थी, वही दिनमणि आज खुद उसका हाथ मांगने आया था। कमल ने जब तस्वीर में से विनोद को पहचानने में असमर्थता जताई, तो इंदु ने दमयंती द्वारा नल को पहचानने का ताना दिया। कमल ने बहुत ही सादगी से कहा कि उसने जीवन में कभी अपनी मर्जी नहीं चलाई, जो भाग्य में होगा वही स्वीकार है। इंदु ने मजाक में कहा कि अगर कमल को तस्वीर नहीं चाहिए तो वो खुद रख लेगी, क्योंकि तस्वीर का तीसरा लड़का गदाई उसे पसंद आ गया था। बस शर्त यह थी कि उसका नाम गदाई न होकर कोई सुंदर नाम हो। उधर चंद्रकांत के घर पहुंचकर इंदु ने शांतमणि से बात छेड़ी। उसने बताया कि रास्ते में वह तस्वीर कहीं गिर गई है। फिर इंदु ने शांतमणि से उस तीसरे लड़के का असली नाम जानना चाहा। जब शांतमणि ने कहा कि शायद वह गदाई होगा, तो इंदु ने शर्त लगाकर इनकार कर दिया। तब शांतमणि ने दूसरा नाम ललित लिया। इंदु तुरंत खुश होकर बोली कि वह जरूर ललित ही होगा। उसने तीनों की तस्वीर को भूत, वर्तमान और भावी का संगम बताया।
बातों बातों में शांतमणि ने कहा कि उसने बंकिम चंद्र के उपन्यास पढ़े हैं और वह भी नायिका आयशा की तरह रोमांटिक बनना चाहती है, पर अपने पति के सामने संकोच कर जाती है। यह सुनकर इंदु ने हंसते हुए कहा कि वो उसे रोमांस की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देगी। इंदु ने तुरंत चंद्रकांत का कोट और टोपी पहन ली और पति का रूप धरकर शांतमणि को पत्नी के तौर पर रिझाने का नाटक सिखाने लगी, जिससे पूरा कमरा दोनों की हंसी से गूंज उठा। हंसी मजाक के बीच इंदु ने शांतमणि को सिखाया कि पति के दफ्तर से लौटने पर आधुनिक पत्नियों की तरह मीठे बोल बोलने चाहिए, न कि सीधे काम धंधे की बातें। शांतमणि जब इंदु के सिखाए डायलॉग रटने लगी, तभी बाहर से चंद्रकांत की आवाज आई। पकड़े जाने के डर से इंदु चंद्रकांत का कोट और टोपी पहने ही बगल के कमरे में भागी। वहां पहले से गदाई बैठा था। अचानक इस हुलिये में इंदु को देखकर गदाई हक्का बक्का रह गया। इंदु ने भी खुद को संभालते हुए तुरंत पैंतरा बदला और खुद को बाग बाजार के चौधरी परिवार की कादम्बिनी बताते हुए गदाई को ही नौकर समझकर कोट टोपी थमा दी और बाहर पालकी देखने भेज दिया। गदाई जब लौट कर आया तो इंदु चकमा देकर वहां से निकल गई। गदाई उस चंचल लड़की की हाजिर जवाबी और अदाओं पर इस कदर लट्टू हो गया कि उसी पल उसके दिल में प्रेम का अंकुर फूट पड़ा। वह कादम्बिनी के नाम पर तुकबंदी और कविताएं लिखने की नाकाम कोशिश करने लगा। तभी कमरे में गदाई के पिता शिवचरण आ धमके। उन्होंने बेटे को बताया कि उन्होंने उसकी शादी निवारण बाबू की बेटी इंदुमती से तय कर दी है। ये सुनते ही गदाई के होश उड़ गए। उसके दिल में तो बाग बाजार की कादम्बिनी बस चुकी थी। उसने परीक्षा और कमाई का बहाना बनाकर शादी से साफ इनकार कर दिया। जब पिता ने खानदान की दुहाई देकर जबरदस्ती करनी चाहिए, तो गदाई ने हाथ जोड़कर माफी मांग ली और साफ कह दिया कि वो किसी भी हाल में इंदु से शादी नहीं करेगा। उधर कवि विनोद की शादी का दिन आ पहुंचा। चंद्रकांत के घर पर बारात की तैयारियां होने लगी। दूल्हे का मुकुट यानी टोपर पहनकर विनोद खुद को किसी नाटक का विदूषक महसूस कर रहा था। चंद्रकांत और बाकी दोस्त नलिन, श्रीपति और भूपति उसकी खूब टांग खिंचाई कर रहे थे। चंद्रकांत ने मजाक में कहा कि शादी के बाद आजादी और ऊंचे विचार सब ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। बातों बातों में जब साली का जिक्र आया तो चंद्रकांत ने बताया कि विनोद की साली का नाम इंदुमती है। ये सुनकर पास खड़े गदाई के मन में फिर कड़वाहट घुल गई कि वही आफत उसके पल्ले बांधी जा रही थी। बारात हुर्रे और उल्लू ध्वनि की हंसी ठिठोली के साथ विवाह के लिए रवाना हो गई। बारात के निकलते ही शांतमणि और इंदु उस बिखरे हुए कमरे को समेटने आई। शांतमणि ने पति के तानों का रोना रोया तो इंदु ने समझाया कि जीजाजी तो उनसे बेइंतहा प्यार करते हैं। शांतमणि निवारण बाबू के घर की तरफ निकल गई, जबकि इंदु कमरे में बची किताबें और कॉपियां समेटने लगी। अचानक टेबल पर इंदु की नजर गदाई की छूटी हुई डायरी पर पड़ी, जिसे वो अब भी ललित बाबू की डायरी समझ रही थी। इंदु की उत्सुकता बढ़ गई और वो उस डायरी के पन्ने पलटने लगी। डायरी के पन्नों पर इंदु की नजर जैसे ही कादम्बिनी के नाम लिखी पंक्तियों पर पड़ी, वो हैरान रह गई। कविताओं में उसके पुरुष वेश धरने, उस हास्य नाटक और चादर टोपी की घटना का ऐसा हूबहू बयान था कि इंदु तुरंत ताड़ गई कि ये सब किसी और के लिए नहीं, बल्कि खुद उसी के लिए लिखा गया है। कविताओं में भले ही छंद और तुक की कमी थी, पर दिल की मासूमियत और सच्चाई इंदु के दिल को छू गई। उसने मुस्कुराते हुए उस डायरी को अपने सीने से लगा लिया। तभी डायरी ढूंढता हुआ गदाई वहां आ पहुंचा। अचानक उसे सामने पाकर इंदु लाज के मारे चेहरा छिपाकर वहां से भाग निकली, जबकि गदाई अपनी टूटी फूटी शायरी का ऐसा असर देखकर फूला न समाया। अगले दिन गदाई बाग बाजार में गंगा मधव चौधरी की हवेली के चक्कर काटने लगा, जहां की उसने कादम्बिनी को समझ रखा था। हवेली की चौखट पर जब बूढ़ी नौकरानी ठाकुर दासी के हाथ से सब्जी की टोकरी गिर गई तो गदाई ने लपककर उसकी मदद की। बातों बातों में जब पता चला कि मालकिन कादम्बिनी को छतरी वाली गली के गर्म गर्म पकौड़े पसंद है, तो गदाई ने फौरन पैसे देकर नौकरानी को पकौड़े लेने भेज दिया और खुद सब्जी की रखवाली करने लगा।
इसी बीच एक दर्जी उस हवेली की मालकिन के साथ जोड़ी रेशमी मोजे रफू करके लाया। गदाई ने बिना सोचे समझे अपनी जेब से ₹2.5 चुकाकर वे सारे मोजे खुद खरीद लिए और उन खाली मोजों को सीने से लगाकर प्यार भरी शायरी गढ़ने लगा। तभी वहां अचानक गदाई के पिता शिवचरण आ धमके। बेटे को कॉलेज के बजाय बाग बाजार की गली में सब्जी की टोकरी और महिलाओं के मोजे थामे देख उनका पारा चढ़ गया। गदाई ने बहाना बनाया कि वो तो बस ताजी हवा खाने आया था और मोजे अपने किसी दोस्त की शादी में तोहफा देने के लिए सेकंड हैंड खरीदे हैं। शिवचरण ने उसे बुरी तरह फटकार लगाई और जबरदस्ती अपनी बग्गी में बैठाकर सीधे मेडिकल कॉलेज जाने का हुक्म दिया। लेकिन जैसे ही बग्गी आगे बढ़ी, गदाई ने कोचवान को पैसे का लालच देकर बग्गी सीधे चंद्रकांत के घर की ओर मुड़वा ली। चंद्रकांत के घर पहुंचकर गदाई ने देखा कि चंद्रकांत सिर पकड़े बैठा है। पूछने पर पता चला कि शादी के 2 ही दिन बाद कवि विनोद अपनी नई नवेली दुल्हन कमल से उचट गया है। चंद्रकांत खुद को इस बेमेल शादी का गुनहगार मानकर कोस रहा था। गदाई ने जब बाग बाजार की कादम्बिनी से अपनी शादी की बात चलाने की गुहार लगाई तो चंद्रकांत भड़क गया कि अब वो किसी की शादी की दलाली नहीं करेगा। तभी अंदर से खबर आई कि चंद्रकांत की अपनी पत्नी शांतमणि भी रूठकर मायके चली गई है। उसी वक्त वहां विनोद आ पहुंचा। चंद्रकांत ने जब उसे पत्नी से बेरुखी के लिए लताड़ा तो विनोद ने अपनी मजबूरी का रोना रोया। उसने कहा कि प्यार की कोई कमी नहीं है, पर असल मुसीबत तंगहाली और पैसों की कमी है। अकेले रहकर गरीबी झेलना आसान था, पर अपनी कमजोर आर्थिक हालत में एक बेकसूर लड़की को घसीटना उसे गवारा नहीं हुआ। अपनी इसी कंगाली और अभावों से शर्मिंदा होकर उसने कमल को समझा बुझाकर वापस उसके मायके भेज दिया है। विनोद की ये गैर जिम्मेदाराना दलील सुनकर चंद्रकांत का मन और खिन्न हो गया और वो भारी मन से वहां से चला गया। उधर निवारण बाबू के घर पर इंदु अपनी दीदी कमल को ताने मार रही थी कि शादी के 2 ही दिन में पति के निकाल देने पर भी वो कैसे चुपचाप बैठी है। कमल ने बहुत धीरज से समझाया कि पुरुष और स्त्री के स्वभाव में फर्क होता है। पुरुष ठोकरें खाकर ही प्रेम की कद्र करना सीखता है। तभी कमरे में निवारण बाबू दाखिल हुए। उन्होंने अपराध बोध से भरे स्वर में एक बड़ा राज खोला। उन्होंने कमल को बताया कि वो गरीब नहीं है, बल्कि उसके पिता उसके नाम भारी जायदाद और जमा पूंजी छोड़ गए थे, जो 20 साल की उम्र पूरी होने पर अब उसे मिलनी है। निवारण बाबू ने कहा कि इस दौलत के दम पर उसका पति तुरंत लौट आएगा, लेकिन कमल ने साफ मना कर दिया कि ये बात उसके पति को बिल्कुल न बताई जाए। उसने एक योजना बनाई कि वो एक शानदार कोठी किराए पर लेकर अपनी पहचान छिपाएगी और मालकिन बनकर विनोद को अपनी सारी संपत्ति का प्रबंधक, मैनेजर नियुक्त करेगी, ताकि वो बिना जाने उसके करीब आ सके। तभी वहां शिवचरण अपने बेटे गदाई को लेकर आ धमके। शिवचरण ने गदाई को साफ चेतावनी दी कि शादी का फैसला अंतिम है, लेकिन गदाई ने दो टूक कह दिया कि वो निवारण बाबू की बेटी इंदु से कभी शादी नहीं करेगा। अगर करेगा तो सिर्फ बाग बाजार की कादम्बिनी है। इस पर शिवचरण अपने जिद्दी बेटे पर बुरी तरह झुंझला उठे। योजना के मुताबिक कमल ने एक सजे धजे महल में अपना ठिकाना बनाया और घूंघट की आड़ में विनोद को अपनी संपत्ति की देखरेख के लिए बुलवाया। विनोद उस रहस्यमयी अमीर मालकिन के प्रभाव में आ गया। जब मालकिन ने उसे सारी मिल्कियत संभालने की जिम्मेदारी सौंपी तो विनोद को अपनी कमजोरी और गरीबी पर ग्लानि होने लगी। उसने मन ही मन तय किया कि अब वह अपनी पत्नी कमल को पूरे मान सम्मान के साथ वापस घर लाएगा। तभी कमल ने उससे एक और विनती की कि वो अपने दोस्त ललित चटर्जी को यहां लेकर आए, ताकि बाग बाजार की कादम्बिनी, जो असल में इंदु थी, के साथ उसकी शादी की बात पक्की की जा सके। कमल की कोठी पर निवारण बाबू भी पहुंचे। विनोद ने उनसे हाथ जोड़कर अपनी पुरानी गलतियों की माफी मांगी और अपनी पत्नी कमल को वापस भेजने की गुहार लगाई। लेकिन निवारण बाबू ने उसे कड़ा सबक सिखाने के लिए साफ कह दिया कि कमल कोई पिंजरे का पंछी नहीं है और वो आसानी से नहीं लौटेगी। तभी वहां भूख से बेहाल चंद्रकांत भी आ धमका। चंद्रकांत ने रोना रोया कि उसकी पत्नी शांतमणि मायके में जाकर छिप गई है और उसे खाने के लाले पड़ गए हैं। विनोद ने उसे निवारण बाबू से अपनी पैरवी करने को कहा,
इसके बाद कमल और इंदु ने ललित को बुलाने का जाल बिछाया। इंदु ने जिद की कि ललित के सामने उसका नाम कादम्बिनी ही लिया जाए। विनोद ने जब मालकिन कमल से उसकी सहेली का नाम पूछा तो उसने कादम्बिनी ही बताया। बातों बातों में कमल ने विनोद से यह भी कहा कि वो शाम तक अपनी पत्नी को भी इसी कोठी में साथ ले आए ताकि वो उसकी सहेली बनकर रह सके। तभी नौकर ने खबर दी कि एक साहब मिलने आए हैं। पूरे सूट बूट और अंग्रेजी ठाट बाट में सचकर ललित चटर्जी कमरे में दाखिल हुआ। उसने अंग्रेजी में शेक हैंड करते हुए बताया कि वो इस साल छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप लेकर आगे की पढ़ाई के लिए विलायत जाने की तैयारी में है। विनोद ने जब उस पर शादी करने और अपनी जवानी को यूं ही किताबों में न गंवाने का दबाव बनाया तो ललित ने अंग्रेजी में दलीलें देना शुरू कर दिया कि वो इतनी जल्दी शादी के बंधन में नहीं बंधना चाहता। इस पर विनोद ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो पहले एक बार बाग बाजार की उस पढ़ी लिखी और सुंदर लड़की कादम्बिनी को देख तो ले, शादी का फैसला तो वो पसंद आने के बाद ही करे। शादी की बात सुनते ही ललित ने अपने विलायती अंदाज में साफ कह दिया कि नाम सुनकर शादी करने का उसका कोई इरादा नहीं है। और जब विनोद ने कादम्बिनी का नाम लिया तब भी उसने बेरुखी दिखाते हुए बात टाल दी। उधर जब इंदु को पता चला कि ललित बाबू कादम्बिनी का नाम सुनकर भी मुकर गए हैं तो वो गुस्से और शर्म से लाल हो गई। उसने रोते हुए कमल से कहा कि सारे मर्द झूठे होते हैं जो डायरी में तो कस्में खाते हैं पर सामने आते ही मुकर जाते हैं। उसने कसम खा ली कि वह कभी शादी नहीं करेगी। तभी निवारण बाबू आए और उन्होंने इंदु से गुहार लगाई कि वो एक बार उनके पुराने दोस्त शिवचरण के बेटे गदाई से मिल ले। कमल के समझाने पर इंदु भारी मन से गदाई से मिलने को तैयार हो गई। कमरे में गदाई सिर झुकाए बैठा था और इंदु घूंघट काढ़े दाखिल हुई। गदाई ने जैसे ही बोलना शुरू किया इंदु उसकी आवाज सुनकर चौंक पड़ी। घूंघट हटाते ही इंदु ने उसे ललित बाबू कहकर खरी खोटी सुनाई कि वो उसके सामने शादी की बात करके उसका अपमान क्यों कर रहे हैं। गदाई ने जब सामने अपनी वही कादम्बिनी देखी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जब इंदु ने उसे ललित समझकर ताना मारा तो गदाई ने अपनी असलियत बताई कि वो ललित नहीं बल्कि चंद्रकांत का वही नौकर और शिवचरण का बेटा गदाई। इंदु ने जब जाना कि जिसे वो ललित समझ रही थी वही उसका मनपसंद कवि और गदाई है तो उसका सारा गुस्सा पल भर में काफूर हो गया। इंदु ने मुस्कुराते हुए उसकी डायरी लौटाई और हुक्म दिया कि अगली बार से कादम्बिनी की जगह इंदुमती के नाम पर कविताएं लिखी जाएं और छंद भी सही होना चाहिए। गदाई अपनी भारी भूल समझकर खुशी से झूम उठा कि जिसे वो बाग बाजार की गलियों में पागलों की तरह ढूंढ रहा था वो तो साक्षात उसके सामने इंदुमती बनकर खड़ी थी। निवारण बाबू कमरे में आए तो गदाई ने बिना किसी हिचकिचाहट के इंदु से शादी के लिए सिर झुकाकर रजामंदी दे दी। निवारण बाबू फूले न समाये और बेटी की राय लेने अंदर चले गए। तभी बाहर से हांफते हुए शिवचरण कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने गदाई को डांटते हुए कहा कि उसने बाग बाजार के जिस चौधरी परिवार की कादम्बिनी के लिए हट पकड़ी थी वो खुद जाकर उनके आगे हाथ जोड़कर रिश्ता पक्का कराए हैं और वे लोग आज ही देखने आ रहे हैं। ये सुनते ही गदाई के होश उड़ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा कि वह बाग बाजार में शादी नहीं करेगा बल्कि निवारण बाबू की बेटी इंदु से ही करेगा। यह सुनकर शिवचरण का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वे चिल्लाने लगे कि ये कैसा पागल लड़का है, जब इंदु की बात करो तो कादम्बिनी की रट लगाता है और जब कादम्बिनी तय कर दी तो इंदु के पीछे पड़ा है। तभी चंद्रकांत ने बीच बचाव किया। उसने शिवचरण को भरोसा दिलाया कि बाग बाजार वालों के लिए वो दूसरा दूल्हा ढूंढ देगा। वे बस बेफिक्र होकर इंदु और गदाई की शादी की बात पक्की करें। निवारण बाबू के लौटते ही दोनों पुराने दोस्तों ने गले मिलकर शादी तय कर दी और मिठाई खाने चल पड़े। कमल के पास पहुंचकर इंदु की खुशी का ठिकाना न था। उसने हंसते हुए कमल से कहा कि गदाई नाम भले ही सीधा सादा हो पर उसे अपने गणेश जैसे गदाई पर गर्व है और वो उसकी सारी कविताएं सिर्फ अपने लिए संभाल कर रखेगी।
तभी कमरे में उदास चेहरे के साथ विनोद ने प्रवेश किया। कमल ने जब घूंघट की आड़ से पूछा कि क्या वे अपनी पत्नी को साथ लाए हैं, तो विनोद ने सिर झुकाकर कहा कि वो मायके चली गई है और उसे लाना इतना आसान नहीं है। उसने दुख भरे स्वर में कबूल किया कि अगर उसकी पत्नी यहां इस कोठी की मालकिन के साथ रहकर कुछ सीख पाती तो उसका जीवन संवर जाता। कमल ने घूंघट की ओट से ही कहा कि वो उसकी पत्नी को बचपन से बहुत अच्छी तरह जानती है और उसमें कोई कमी नहीं है। विनोद ने भारी मन से अपनी गलती मानी कि वो खुद ही उसके प्यार के काबिल नहीं था और गरीबी के डर से उसने अपनी पत्नी के साथ अन्याय किया। तब कमल ने मुस्कुराते हुए बताया कि उसकी पत्नी को उसने यहीं अपनी कोठी में बुला रखा है। विनोद जब बेचैन होकर उससे मिलने की विनती करने लगा तो कमल ने धीरे से अपने चेहरे से घूंघट हटा दिया। सामने साक्षात कमल को अपनी मालकिन के रूप में देखकर विनोद की आंखें फटी की फटी रह गई। वह शर्म और खुशी के मिले जुले एहसास से भर उठा और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। तभी इंदु कमरे में दाखिल हुई और हमेशा की तरह विनोद की चुटकी लेते हुए बोली कि इतनी जल्दी माफी नहीं मिलेगी, पहले इस गलती की पूरी सजा भुगतनी होगी। इंदु ने विनोद से इस मिलन पर तुरंत एक नया गीत रचने की फरमाइश की। विनोद ने 2 मिनट में अपनी डायरी में एक सुंदर कविता लिख दी। इंदु ने उस कविता को पढ़ते हुए मजाक में कहा कि जीजाजी नारियल की तरह है, जिसमें ऊपर से भले ही सख्त छिलका हो पर अंदर मीठा पानी और गरी दोनों है। फिर इंदु ने उसी गीत को अपने सुरीले कंठ से गाकर सुनाया, जिससे पूरा माहौल मिठास से भर गया। तभी वहां शांतमणि पहुंची। अपनी सहेली कमल का इतना बड़ा राजमहल और वैभव देखकर वह दंग रह गई। उसने बताया कि चंद्रकांत के रूठ जाने की खबर सुनकर वो खुद अपने मायके से भागी भागी आई है ताकि अपने पति को मनाकर वापस घर ले जा सके। इसी बीच शिवचरण, गदाई, निवारण बाबू और चंद्रकांत भी वहां आ पहुंचे। चंद्रकांत ने सबको खुशखबरी सुनाई कि उसने बाग बाजार के चौधरी परिवार की कादम्बिनी का रिश्ता विलायत जाने की तैयारी कर रहे ललित चटर्जी से पक्का करा दिया है, जिससे दहेज के पैसों से ललित की पढ़ाई का खर्च भी निकल जाएगा। ये सुनते ही शिवचरण ने राहत की सांस ली और बिना एक पल गवाए गदाई और इंदु के विवाह की तैयारियों में जुटने का ऐलान कर दिया। कमरे में जब चंद्रकांत और क्षांतमणि अकेले हुए तो क्षांतमणि ने पति के आगे हाथ जोड़कर मायके भागने की गलती के लिए 100 बार माफी मांगी। चंद्रकांत ने पहले तो थोड़ा नखरा दिखाया, पर पत्नी की मनुहार के आगे उसका गुस्सा पिघल गया और दोनों का मनमुटाव हमेशा के लिए दूर हो गया। उधर गदाई अपनी इंदु को पाकर खुशी से झूम रहा था। बासर घर, विवाह कक्ष के दरवाजे से जब भीतर से विरह और मिलन के मिले जुले भावों वाला मधुर गीत गूंजा तो विनोद और चंद्रकांत ने भी बाहर से सुर में सुर मिलाकर जवाब दिया। बाहर शादी का माहौल पूरी तरह सज चुका था। शंख की मंगल ध्वनि, उल्लू ध्वनि और शहनाई की गूंज से आंगन भर गया। बूढ़े निवारण बाबू मेहमानों और इंतजामों को लेकर घबरा रहे थे, जबकि शिवचरण अपने चिरपरिचित अंदाज में सबको हिदायतें देते हुए, नौकरों को डांटते हुए और पूरी बारात का मोर्चा संभालते हुए शादी की व्यवस्था में जुटे थे। सारी गलतफहमियां और उलझनें सुलझ चुकी थी और दोनों बहनों, कमल और इंदु, का घर हंसी खुशी और प्रेम के रंगों से हमेशा के लिए बस गया। खाने पीने की व्यवस्था को लेकर बूढ़े शिवचरण और निवारण बाबू में अभी भी आपाधापी मची हुई थी। कभी पूरियां कम पड़ने की आशंका होती तो कभी हलवाई के संदेश, मिठाई न भेजने की चिंता। शिवचरण अपने दोस्त निवारण को ढाढ़स बंधाते हुए खुद पूरी व्यवस्था संभालने में जुटे थे। उधर बाहर चंद्रकांत और विनोद के बीच एक अलग ही हास्य विनोद चल रहा था। चंद्रकांत ने मजाक में ऐलान किया कि अब उनका मुकाबला व्यक्तिगत नहीं, बल्कि पूरी पुरुष जाति के अधिकारों के लिए है। उसने कहा कि सदियों से बासर घर, विवाह कक्ष के दरवाजे पर केवल दूल्हा ही जा पाता है, बाकी पुरुषों को बाहर ही रोक दिया जाता है। चंद्रकांत ने क्रांति का बिगुल बजाते हुए आवाज दी कि अब इस बंद दरवाजे के दुर्ग को तोड़ना होगा और पुरुष जाति की इस पराजय को मिटाना होगा। विनोद ने भी हंसते हुए उसके सुर में सुर मिलाया।
चंद्रकांत ने भीतर बैठे गदाई को गद्दार और कायर कहकर पुकारा कि उसने महिलाओं के साथ समझौता करके अपनी ही जाति से विद्रोह कर दिया है। तभी दरवाजा खुला और कमल, इंदु व गदाई बाहर आ गए। कमल ने जब पूछा कि यहां खड़े होकर क्या खुराफात चल रही है, तो चंद्रकांत ने अपनी हाजिर जवाबी से बात पलटते हुए कहा कि वे तो बस क्षमा की भीख मांग रहे हैं। इंदु ने चुटकी ली कि जो माफी के लायक थे उन्हें तो माफी मिल चुकी है, पर जीजाजी के उद्धार की कोई उम्मीद नहीं बची। तभी वहां शांतमणि भी आ पहुंची। उसने पति को डांटते हुए कहा कि इतनी रात गए क्यों बेवजह चिल्ला रहे हो। चंद्रकांत ने पत्नी को देखते ही हाथ जोड़ लिए और कहा कि जब दोनों जोड़ियों की नैया पार लग चुकी है तो नाटक का पर्दा गिरने से पहले गृह देवियों की वंदना करना तो बनता ही है। इसके बाद चंद्रकांत, विनोद और सभी ने मिलकर एक मधुर बाउल गीत छेड़ा। जिसके भाग्य में जो मिला वही सबसे प्यारा है। गीत के बोलों में नए और पुराने प्रेम की मिठास, रूठने मनाने की अदाएं और जीवन के हर रंग को अपनाने का आनंद गूंज उठा। सबने मिलकर उस पल को उत्सव बना दिया और इसी हंसी खुशी व सुरमई माहौल के साथ इस सुंदर नाटक का सुखद अंत हुआ। यहीं पर यह कहानी समाप्त होती है। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। रविंद्रनाथ टैगोर के कुछ चुनिंदा नाटकों में से इस रचना को हमने आपके सामने कहानी के रूप में प्रस्तुत किया। आपको ये प्रस्तुति कैसी लगी ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको मेरी मेहनत और ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आगे भी ऐसी ही बेहतरीन कहानियां आप तक पहुंचती रहें।